हेलो। आज के इस क्लास में, पहले क्लास में रीजनिंग के फर्स्ट टॉपिक डाइस पर मैं आपको ले चल रहा हूं। वैसे जब प्रॉपर ढंग से हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे तो उसका पूरा सिलेबस समझाया जाएगा। सिलेबस में क्या क्या आपको पढ़ना है, एक एक चीज बताया जाएगा। चूंकि यह एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है, इसलिए आज एक टॉपिक मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। आसान है और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है डाइस या पासा। लोग कहते हैं कि यह सिर्फ रेलवे एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता। रेलवे एसएससी के एग्जाम में निश्चित रूप से इसका रोल बहुत रहता है, लेकिन बैंकिंग के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते। हां, बैंकिंग में फिगर बेस्ड नहीं आता, बड़े बड़े पजल्स की तरह क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते। तो हमने उन सारे मॉडल्स को इसमें समाहित किया है। हम रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी के प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीसेट के अंतर्गत। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहां डाइस को कई भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले कुछ डाइस का इंट्रोडक्शन करते हैं। आप सबने लूडो अवश्य खेला होगा। लूडो में एक छक्का होता है जिसे हम लोग पासा कहते। भाई वो पासा होता कैसा है? तो वो एक क्यूब शेप्ड आकृति होता है। वो एक घनाकार टुकड़ा होता है जिसमें 6 सरफेस होते। वो 6 सरफेस कौन से हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं टॉप, इसे हम लोग कहते हैं बॉटम, इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट, इसे हम लोग कहते हैं राइट, इसे हम लोग कहते हैं फ्रंट और इसे हम लोग कहते हैं बैक। मैं फिर से रिपीट करता हूं। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं टॉप, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं बॉटम, इसे कहते हैं लेफ्ट, इसे कहते हैं राइट, और ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो इसमें 6 सतह होते और उन 6 सतहों पर कोई ना कोई अंक लिखा हुआ होता है और वह अंक लिख करके आपको दे दिया जाता है कि आप लूडो खेलो। थोड़ा सोचो इसके बारे में। डाइस का वह जो पिक्चर होता है, डाइस की वो डाइस जो लूडो में आप खेलते हो, वो 3 डायमेंशन का होता है। उसमें लंबाई भी होती, चौड़ाई भी होती और उसकी ऊंचाई भी होती। जबकि ये जो हमारा बोर्ड है ये 2 डायमेंशन है। इसकी लंबाई चौड़ाई हो सकती है लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं हो सकती। और किसी 3 डायमेंशन के पिक्चर को जब आप इस 2 डायमेंशन के बोर्ड पर बनाएंगे तो उसके कुछ सरफेस नजर आएंगे और कुछ सरफेस नजर नहीं आएंगे। जो सरफेस नजर नहीं आएंगे उसी के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा और उससे आपके मेंटल एबिलिटी का टेस्ट लिया जाएगा कि उन छुपे हुए सतह की परिकल्पना करने में आप सक्षम हैं अथवा नहीं। तो उसी डाइस की आज हम लोग बात करने इस क्लास में चल रहे हैं। मेरे साथ सभी विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर डाइस के क्वेश्चंस देखे जाए तो इस डाइस टॉपिक को हम लोग 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो 6 भाग कौन से हैं, गौर करेंगे। सबसे पहला जिसे हम लोग कहते हैं सिंगल डाइस, यहां गौर करेंगे। अगर डाइस की एक आकृति बना करके क्वेश्चन का क्रिएशन करे तो उसमें हमारा फंडा क्या होगा, हमारा आइडियाज का क्या होगा, इसको हम लोग अपने दिमाग में सेटल करेंगे। टॉपिक का नाम है सिंगल डाइस। बट अगर डाइस के एक से अधिक प्रॉब्लम यानी 2 प्रॉब्लम देकर के क्वेश्चन का क्रिएशन करे, उनको कंपेयर करके कैसे उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ करें, तो उसके लिए आइडियाज, उसके लिए फंडा हम लोग कलेक्ट करेंगे डबल डाइस में।
उसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछे जिसमें 2 से ज्यादा डाइस हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो उस पर हमारा रोल क्या होगा, कैसे सोचा जाए, उसको हम लोग सीखेंगे मल्टीपल डाइस में। कभी कभी क्वेश्चन आता है, ऐसी आकृति बना देगा, ऐसा क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इसको फोल्ड करने पर यदि एक डाइस का शकल दिया जाए तो निम्नलिखित में से 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से देगा कि किसको बनाया जा सकता है। या कभी कभी पूछेगा बताओ इस स्टार के अपोजिट में कौन सा सरफेस होगा। क्वेश्चन कई तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चूंकि इसमें फोल्ड करना होता है, इसको मोड़ करके क्वेश्चन बनाना होता है, तो ऐसे प्रश्नों की समीक्षा हम लोग इसके चौथे टॉपिक यानी फोल्ड डाइस में करेंगे। हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता कि 2 डाइस हवा में उछालते हैं तो उनके ऊपरी सतह के अंकों का योग सम 6 से ऊपर के प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है। प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते। तो ऐसे सारे प्रश्नों का संकलन मैंने मैथमेटिकल टॉपिक के अंतर्गत रखा है। ये टॉपिक बैंकिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते। हमारे एग्जाम में डाइस के इतने बड़े बड़े पैसेज नुमा क्वेश्चन पूछे जाते। कहेगा क्या कि एक डाइस का 6 सरफेस अलग अलग कलर को, अलग अलग लेटर को और अलग अलग डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम रेड सामने पाते हैं तो 3 ऊपर और F राइट साइड में होता है। रेड के अपोजिट साइड में ग्रीन है जिस पर C लिखा हुआ नहीं है। और इस तरह से एक पैसेज बना देगा और एक पैसेज पर एग्जाम में 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाते। तो ऐसे प्रश्नों का हम लोग आइडिया लेंगे इसके पजल बेस्ड प्रॉब्लम में। ये बैंकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रोल अदा कर चुका है। तो डाइस को यदि गौर से देखा जाए तो 6 स्पष्ट भागों में बांटा जा सकता है। सिंगल हो तो सिंगल डाइस, 2 अगर क्वेश्चंस दे और 2 फिगर दे और उस पर क्वेश्चन पूछे तो डबल डाइस, अगर फिगर 3, 4, 5 दे के पूछे तो मल्टीपल डाइस, अगर उसमें फोल्ड करने की बात कहे तो फोल्ड बेस्ड, मैथमेटिकल बेस्ड प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन पूछे तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, और बड़े बड़े पैसेज देके क्वेश्चन पूछे तो उसकी समीक्षा हम लोग पजल बेस्ड में करेंगे। तो आज के इस क्लास में मैं स्टार्ट लूंगा सिंगल डाइस। यदि सिंगल डाइस के प्रश्नों को गौर से देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन 2 तरह के दिए जाते, एक स्टैंडर्ड और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है, नॉन स्टैंडर्ड क्या है, सबसे पहले इसे हम लोग जानेंगे। एक हुआ स्टैंडर्ड और दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन के जरिए मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। मैं बताऊंगा कि किसको स्टैंडर्ड कहते, किसको नॉन स्टैंडर्ड कहते। जब स्टैंडर्ड आए तो हम उस पर किस तरह से एक्शन लें और नॉन स्टैंडर्ड आए तो किस तरह से एक्शन लें। पहले इसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड को पहचाने कैसे और कैसे उस पर एक्शन लें, तो 2 क्वेश्चन के जरिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये क्वेश्चन है सिंगल डाइस का, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, तो कहेगा 3 के अपोजिट क्या होगा, कोई पूछेगा 5 के अपोजिट क्या होगा, कोई पूछेगा 1 के अपोजिट क्या होगा, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसे ही कोई सिंगल डाइस का क्वेश्चन आए, आप इसके 2 एडजेसेंट सरफेस को जोड़ना शुरू कर देना। एडजेसेंट का मतलब होता है 2 अगल बगल की सतह को जोड़ना शुरू कर देना।
जैसे देखो, मैं जोड़ता हूं 5 प्लस 3, गौर करेंगे कितना होगा 8, या 7 नहीं हुआ। आप गौर से देखें 5 और 3 8 होता है, 7 नहीं होता। और 5 और 6 को जब हम लोगों ने जोड़ा तो ये भी 7 नहीं है। 6 5 11। अगर 3 और 6 को हम लोगों ने जोड़ा तो 9 आ गया, ये भी 7 नहीं है। और गौर करेंगे अगल बगल के दो सतह को जोड़ने पर यदि 7 नहीं आए तो ऐसे डाइस को स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? स्टैंडर्ड डाइस। नहीं आए तो उसे हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। अब इसके विपरीत गौर से देखें क्वेश्चन नंबर 2। अगर 1 और 5 को हमने जोड़ा तो यहां भी हमें 7 नहीं मिला। उसी तरह से 1 और 2 को भी हम लोगों ने जोड़ा तो यहां भी हमें 7 नहीं मिला। लेकिन जब 5 और 2 को हमने ऐड किया तो पाया कि यहां पर 7 है। और जब कहीं भी दो एडजेसेंट सरफेस, दो अगल बगल की सतह को जोड़ने पर 7 आ जाए, मान लो 7 आ जाए, तो ऐसे डाइस को हम लोग नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अगल बगल की दो सतह को जोड़ने पर यदि 7 नहीं आए तो ऐसे डाइस को स्टैंडर्ड डाइस, और अगल बगल को जोड़ने पर कहीं भी 7 आ जाए, जैसे देखो यहां पर 7 आ गया है, कहीं भी जोड़ने पर 7 आ जाए तो ऐसे डाइस को नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहते। अब स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के साथ किस तरह से एक्शन ले, कंसंट्रेट करें बोर्ड पर। मेरे साथ सभी, हमें पता चला कि ये डाइस एक स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सतह, विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। अब गौर से देखिए, अगर कोई पूछे कि सर 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट क्या जोड़ने पर 7 होता है, तो 2, 5 2 7। कोई पूछे 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट 1 होगा, क्योंकि 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। कोई आपसे पूछे 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट 4 होगा, क्योंकि 4 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड डाइस के किसी भी क्वेश्चन को हिट कर देते। अब बारी आई नॉन स्टैंडर्ड की। अब नॉन स्टैंडर्ड में क्या होता, तो नॉन स्टैंडर्ड में अंक जो रखे गए हैं उनका कोई निश्चित आइडिया नहीं है। जहां मन किया गया 1 2 3 4 5 6 रख करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब गौर से देखिए, ऐसे जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होते, इसमें 2 तरह के अंकों का इस्तेमाल होता। एक जो फ्रंट में नजर आ रहे हैं, और एक जो छुपे हुए हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हिडन। एक जो फ्रंट में है उसको हम लोग कहते हैं फ्रंट, और एक जो छुपा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं हिडन। अब आओ जरा सा फ्रंट और हिडन की हम लोग बात करें। मेरे साथ सभी, कुछ होते हैं फ्रंट और कुछ होते हैं हिडन। गौर से देखिए यहां पर तेजी से, जैसे 1 फ्रंट में है तो हम लोग लिखेंगे 1। उसी तरह से 2 फ्रंट में है तो यहां लिखेंगे 2। 3 कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, मतलब वो हिडन है, तो 3। अगर 4 की बात करें तो 4 भी यहां नहीं है तो यहां लिखेंगे 4। उसी तरह से 5 यहां फ्रंट में है तो यहां लिखेंगे 5। 6 इसमें कहीं नहीं है इसलिए यहां लिखेंगे 6। यानी फ्रंट में 1 2 और 5 है, और हिडन में मतलब पीछे में 3 4 और 6 है। अब आओ कि क्वेश्चन इस पर कैसे पूछता। कोई आपसे पूछे 1 के विपरीत क्या होगा, मेरे साथ सभी, 1 फ्रंट में है कि हिडन में है, तो ये फ्रंट में है, और फ्रंट की अपोजिट हिडन वाला
कोई भी हो सकता है, इसका कोई निश्चित सॉल्यूशन हम निकाल नहीं सकते। तो एक के विपरीत पूछे तो यहां पर 3 भी हो सकता, यहां 4 भी हो सकता और यहां 6 भी हो सकता। इसी तरह से 2 के विपरीत कोई आपसे पूछे, 2 चूंकि फ्रंट में है इसलिए फ्रंट के अपोजिट हिडन वाला कोई भी हो सकता, यानी 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 6 भी हो सकता। कोई आपसे पूछे 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 हमारा हिडन में है, तो हिडन के अपोजिट फ्रंट वाला कोई भी हो सकता, 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता और 5 भी हो सकता। यदि 4 के अपोजिट पूछा जाए, चूंकि 4 हमारा हिडन डिजिट है और हिडन के अपोजिट फ्रंट होता है, इसलिए इसके अपोजिट 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता और 5 भी हो सकता। कोई आपसे पूछे कि बता 5 के अपोजिट क्या होगा, गौर से देखें 5 हमारा फ्रंट में है और फ्रंट के अपोजिट हिडन वाला कोई भी हो सकता, इसलिए 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता और 6 भी हो सकता। कोई आपसे पूछे 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 हमारा फ्रंट में कहीं नजर नहीं आ रहा है, वो हिडन में है और हिडन के अपोजिट फ्रंट वाला कोई भी हो सकता है, इसलिए 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता और 5 भी हो सकता। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अगल बगल को जोड़ने पर यदि 7 नहीं आए तो ऐसे डाइस को स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट सरफेस का योग हमेशा 7 होता है। कोई पूछे 5 के विपरीत तो 5 और 2 7, कोई पूछे 6 के विपरीत तो 6 और 1 7, कोई पूछे 3 के विपरीत तो 3 और 4 7 हो जाएगा, यानी 3 के विपरीत 4 होगा। उसके विपरीत अगल बगल के सतह को जोड़ने पर कहीं भी 7 आ जाए तो ऐसे डाइस को नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में 2 तरह के अंकों का इस्तेमाल होता, जो सामने में है उसको हम लोग फ्रंट कहते, जो छुपा हुआ है पीछे में है उसको हम लोग हिडन कहते। फ्रंट के किसी डिजिट के विपरीत पूछा जाए तो हिडन वाला कोई भी हो सकता है और हिडन के विपरीत पूछे तो फ्रंट वाला कोई भी हो सकता है। इसका कोई निश्चित सॉल्यूशन हम निकाल नहीं सकते। अभी गौर करने की बात है, कोई आपसे पूछे कि बता 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। नीचे में विकल्प दिया हुआ रहेगा, ऑप्शंस होंगे, लेकिन गौर करेंगे ऑप्शन में न 3 4 6 तीनों नहीं देगा, उसमें कोई एक ही देगा। कहेगा कि 2 के विपरीत क्या होगा, उसमें 4 और 6 नहीं देगा, सिर्फ 3 देगा, तो हम 3 को आंसर मारेंगे। अगर 3 और 4 ना दे के सिर्फ 6 दे तो 6 को आंसर मारेंगे। अगर 3 और 6 दोनों ना दे, 4 दे तो हम 4 को आंसर मारेंगे। साधारण तौर से एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस पूछता है तो ये तीनों ना दे करके इनमें से कोई एक देगा, जो देगा उसको आप ऑप्ट करेंगे और आंसर के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो आए अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन की समीक्षा कर। आप जरा सोचो कि ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। गौर से देखो, 1 2 3 और 4 7, 4 और 2 6 और 1 7, इसको जोड़ने पर 7 आ गया। अक्सर लड़के ऐसा गलती कर देते हैं, तीनों को नहीं जोड़ना, हमेशा 2 एडजेसेंट सरफेस को जोड़ना है, 2 अगल बगल के सतह को जोड़ना है। जब हमने 2 और 1 को जोड़ा तो 7 नहीं आया, 4 और 2 को जोड़ा तो 7 नहीं आया, 4 और 1 को जोड़ा तो यह भी 7 नहीं है। क्योंकि अगल बगल जोड़ने पर 7 नहीं है, इसलिए इसे हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। क्या कहेंगे जी? तो स्टैंडर्ड डाइस। और हमें पता है स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सतह का योग हमेशा 7 होता है।
अब कोई पूछे आपसे 2 के विपरीत, तो 2 में क्या जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 5। कोई पूछे 1 के विपरीत, बताओ आप ही सब बताओ 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाए, तो 6 होगा। कोई आपसे पूछे 4 के विपरीत, तो 4 में क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाए, सोचो, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से हम लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए, जो नियम मैंने बताया, इन 4 क्वेश्चंस पर इसकी समीक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। पूछता क्या ऐसे क्वेश्चन में, 3 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगल बगल के सतहों को जोड़ेंगे। तो जोड़ो मेरे साथ। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही हम लोग इन चीजों को अपने माइंड में सेटल करेंगे, इसलिए प्रैक्टिस में कोताही नहीं। मेरे साथ स्टेप मिलाओ, प्रयास करो। 1 और 3 को जोड़ा तो 4 आया, 7 नहीं आया। 3 और 5 को जोड़ा तो 8 आया, 7 नहीं आया। 1 और 5 को जोड़ने पर भी 7 नहीं आया। यानी ये जो हमारा डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में आप जानते हैं कि विपरीत सतहों का योग हमेशा से 7 होता है। कोई आपसे पूछे 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत 6 होगा। कोई पूछे बता 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत 4 होगा, तब ना 4 3 7 होगा। अब थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूं। कोई पूछे 6 के विपरीत क्या होगा। अब चूंकि 6 तो इसमें है ही नहीं, तो आप कंफ्यूज करेंगे कि 6 कहां गया, तो सोचेंगे 6 में क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, तो 6 के विपरीत 1 होगा। कोई पूछेगा बता 2 के विपरीत क्या होगा। अब आप सोचोगे 2 तो इसमें है ही नहीं, लेकिन इससे आप घबराना नहीं। 2 में क्या जोड़ेंगे कि 7 होगा, तो 2 में 5 जोड़ने पर 7 होगा। और इस तरह से हम लोग कंक्लूजन निकाल देंगे। आए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, गौर करेंगे सभी। 6 या 3 9, 7 नहीं आया। 3 और 1 4, 7 नहीं आया। लेकिन जब हमने 6 और 1 को जोड़ा तो यहां 7 आ गया। यानी ये जो हमारा डाइस है वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और आपको पता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में 2 तरह के डिजिट होते, सामने वाले को फ्रंट और छुपा हुआ को हिडन डिजिट कहते। आप फ्रंट के अपोजिट हिडन वाला कोई भी होगा और हिडन के अपोजिट फ्रंट वाला कोई भी होगा। चले इस पर हम लोग सोचते हैं। पूछा जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा। क्योंकि 1 हमारा फ्रंट में है तो हिडन वाला कौन कौन, तो 2 भी हो सकता, 4 भी हो सकता और 5 भी हो सकता। इसी तरह से पूछे 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 हमारा फ्रंट में नहीं है, वो हिडन में है। तो हिडन के अपोजिट फ्रंट वाला कोई भी, 1 भी हो सकता, 3 भी हो सकता और 6 भी हो सकता। इसी तरह से कोई पूछे आपसे कि 3 के विपरीत क्या होगा। क्योंकि 3 फ्रंट में है इसलिए हिडन वाला उसके विपरीत होगा और वो हो जाएगा 2 या 4 या 5। यानी फ्रंट के अपोजिट हम लोग हिडन निकालेंगे और हिडन के अपोजिट फ्रंट निकालेंगे। आओ क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जब हम लोगों ने जोड़ा कि 2 और 3 5 7 नहीं है, 2 और 4 6, यहां भी 7 नहीं है। लेकिन जब 3 और 4 को जोड़ा तो हमने 7 पा लिया। और जब 7 पा लिया तो ऐसे डाइस को हम लोग नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहते।
और किसी नॉन स्टैंडर्ड डाइस में मैंने अभी बताया वहां पर सामने वाले को फ्रंट और छुपा हुआ को हिडन कहते। फ्रंट के अपोजिट हिडन और हिडन के अपोजिट फ्रंट होता। कोई आपसे पूछे कि 2 के विपरीत क्या होगा, क्योंकि 2 एक फ्रंट डिजिट है इसलिए हिडन वाला होगा। कौन कौन हिडन वाला है? तो 1, चूंकि 1 इसमें नहीं है। दूसरा हो गया कौन? तो 5 भी इसमें नहीं है। और कौन होगा? तो 6। यानी 2 के विपरीत 1 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, 6 भी हो सकता। हम कोई निश्चित आइडिया नहीं दे सकते। एक और एग्जांपल, अगर आपसे पूछे कि 5 के अपोजिट क्या होगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं है तो 5 हिडन है और हिडन के अपोजिट फ्रंट वाला कोई भी होगा। यानी 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता और 4 भी हो सकता। आए क्वेश्चन नंबर 7 पर गौर करेंगे सभी। 2 और 4 6, 7 नहीं है। 5 और 4 7 नहीं है। लेकिन 2 और 5 को जब हमने जोड़ा तो ये 7 आ गया। अब मैं ना बताऊं, आप बताओ कि ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। सोचो, क्योंकि 7 आ गया इसलिए यह नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में फ्रंट के अपोजिट हिडन वाला कोई भी, हिडन के अपोजिट फ्रंट वाला कोई भी। 2 क्वेश्चन बनाते हैं। आपसे पूछे 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट 1 भी हो सकता, 3 भी हो सकता और 6 भी, क्योंकि 1 3 6 पीछे में है। अगर आपसे पूछे कि 3 के अपोजिट क्या होगा, क्योंकि 3 पीछे में है इसलिए फ्रंट वाला होगा। यानी 2 भी हो सकता, 4 भी हो सकता और 5 भी हो सकता। वीडियो को पॉज करेंगे और इन सबको नोट डाउन करेंगे। एक बात हमेशा याद रखें, मेरा क्लास और मेरी कॉपी एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। एक एक चीज जो मैं क्लास में बोलता हूं उसे कॉपी में नोट करवाता हूं, ताकि जब कभी आप कोई पॉइंट भूले तो कॉपी को पलट ले, एक एक चीजें आपको याद होती चली जाएगी। इसलिए वीडियो को पॉज करके पहले नोट करेंगे, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चले पुनः 4 क्वेश्चंस इस पर देखते हैं सिंगल डाइस पर, जो हम लोगों ने सीखा फिर से उसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए। गौर करेंगे सभी, थोड़ा मेरे साथ स्टेप मिलाएंगे। 6 और 5 को जोड़ा 11 आ गया, 7 नहीं आया। 6 और 4 को भी जोड़ा तो 7 नहीं आया और 5 4 जोड़ा तो 9 आ गया, यह भी 7 नहीं आया। अब आप बोलो कि यदि अगल बगल को जोड़ने पर 7 नहीं आए तो ऐसे डाइस को क्या कहते हैं? बोलो। ऐसे डाइस को हम लोग स्टैंडर्ड डाइस कहते। क्या कहते जी? स्टैंडर्ड डाइस। गौर करेंगे, इसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ध्यान देंगे सभी। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सतह का योग हमेशा 7 होता है। कोई पूछे 6 के विपरीत क्या होगा, तो आंसर आपका 6 और 1 7 होगा। अब मैं थोड़ा ट्विस्ट करके पूछता हूं, कोई पूछे 2 के विपरीत क्या होगा, तो देख के घबरा मत जाना, 2 तो इसमें है ही नहीं। 2 के विपरीत 5 होगा, क्योंकि 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। कोई आपसे पूछे 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 इसमें ये मत सोचना कि नहीं है तो आंसर कैसे दे। 3 के विपरीत 4 होगा, क्योंकि 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर मेरे साथ सभी। 4 और 1 5, इसमें 7 नहीं आया। 6 और 4 10, इसमें भी 7 नहीं आया। लेकिन 6 और 1 जोड़ा तो क्या आ गया? 7। और जब 7 आ जाए तो ऐसे डाइस को हम लोग कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। और किसी नॉन स्टैंडर्ड डाइस में 2 तरह के अंक होते, सामने वाले को फ्रंट और छुपा हुआ को हिडन कहते। फ्रंट के अपोजिट हिडन होगा और हिडन के अपोजिट फ्रंट होगा। जैसे कोई पूछे 1 के विपरीत क्या होगा, तो बोलो 1 के विपरीत क्या होगा? आप जानते हो ये फ्रंट का है तो हिडन वाला। हिडन कौन कौन है भाई? तो 2 है, 3 है और
5 है। कोई आपसे पूछे 5 के विपरीत क्या होगा, तो चूंकि 5 फ्रंट में नहीं है, हिडन में है, और हिडन के विपरीत फ्रंट होता है, इसलिए आंसर इसका या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर 3 और 2 5 7 नहीं है, 3 और 1 4, यहां भी 7 नहीं है, 2 और 1 3, यहां भी 7 नहीं है, अगल बगल जोड़ने पर 7 नहीं आया, तो इससे डाइस को स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। और किसी स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतह का योग 7 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, तब ना 6 और 1 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7 होगा। गौर करें इसे, 3 और 2 5 7 नहीं है, 6 और 2 8 7 नहीं है, 3 और 6 9 7 नहीं है, इसलिए यह भी एक स्टैंडर्ड डाइस है। और आपको पता है, कोई पूछे 2 के विपरीत तो क्या जोड़े कि 7 हो जाए, तो 5, 6 के विपरीत क्या जोड़े कि 7 हो जाए, तो 1, 3 के विपरीत क्या जोड़े कि 7 हो जाए, तो 4, और इस तरह से हम लोग सिंगल डाइस की समीक्षा करते। कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, अगल बगल के 2 सतह को जोड़ने पर यदि 7 नहीं आए तो ऐसे डाइस को स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। और स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा, 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत 4 होगा। लेकिन अगल बगल जोड़ने पर कहीं भी 7 आ जाए तो ऐसे डाइस को नॉन स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता। इसमें 2 तरह के अंकों का इस्तेमाल होता, सामने में जो आएगा वो फ्रंट होगा और छुपा हुआ होगा जो वो हिडन होगा। फ्रंट के अपोजिट हिडन होगा और हिडन के अपोजिट फ्रंट होगा। इसका कोई डिफरेंट सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते, यहां ऑप्शन के ऊपर हमें जाना होगा और ऑप्शन को देख करके उसके आंसर को कंक्लूड करना पड़ेगा। और इसी के साथ सिंगल डाइस समाप्त हुआ। चलें, अब सिंगल डाइस के बाद मैं आप सबको डबल डाइस पर ले चलता हूं। डबल डाइस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाइस के पूछे गए प्रश्नों को यदि देखा जाए तो सबसे अधिक संख्या में क्वेश्चन डबल डाइस से पूछा गया है। मोटा मोटी 60% क्वेश्चंस डबल डाइस से पूछे गए। क्योंकि डबल डाइस से क्वेश्चन बहुत पूछा गया, इसलिए इसको विशेष ध्यान देंगे अगर डाइस के प्रश्नों की समीक्षा कर रहे हैं तो। डबल डाइस के पिछले 20 साल के प्रश्नों को यदि हम गौर से देखें तो डबल डाइस को हम लोग 4 स्पष्ट भाग में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 भाग कौन से हैं, गौर करें इसे। सबसे पहला है जिसे हम लोग कहते वन सरफेस कॉमन। दूसरा मॉडल है जिसे हम लोग कहते हैं 2 सरफेस कॉमन। तीसरा मॉडल है जिसे हम लोग कहते हैं नो कॉमन। और चौथा मॉडल है जिसे हम लोग कहते हैं कंडीशनल। सबसे पहले पहचाने 1 सरफेस कॉमन क्या है, 2 सरफेस कॉमन क्या है, नो सरफेस कॉमन क्या है और कंडीशनल क्या है। ये दोनों डाइस एक ही डाइस के 2 पहलू हैं, 2 व्यूज हैं। एक डाइस यहां रखा गया और इसी डाइस को घुमा करके यहां रख दिया गया। इन दोनों डाइस में अगर आप गौर से देखें तो 6 और 6 कॉमन है। क्योंकि एक सतह ही कॉमन है इसलिए इसका नाम 1 सरफेस कॉमन रखा गया। गौर से देखें इन दोनों में, इनमें 5 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो ऐसे डाइस को नाम दिया गया 2 सरफेस कॉमन।
मेरे साथ सभी यहां गौर करें, इनमें और इनमें कोई भी सतह कॉमन नहीं है। इसमें 1 है, 3 है, 5 है, 2 है, 4 है, 6 है, कोई कॉमन नहीं है, तो इसका नाम दिया नो कॉमन। लेकिन इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन एक शर्त है कि यदि 2 के विपरीत 1 होता तो 4 के विपरीत क्या होता। और ऐसे चूंकि कंडीशन देके क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसका नाम हमने कंडीशनल दिया है। अब चले इन मॉडल्स को कैसे हिट करें, यहां कॉन्सेंट्रेट करते हैं सभी मेरे साथ। ध्यान देंगे, इन दोनों में 6 और 6 कॉमन है, तो सबसे पहले हम लोग इस कॉमन डिजिट को ही चुनेंगे। इन दोनों में 6 और 6 कॉमन है, ले लिया। अब इस कॉमन डिजिट से जो भी कॉमन है, पहला क्लॉकवाइज में कौन सा डिजिट पड़ा उसे सर्च करेंगे। यहां भी कॉमन डिजिट से पहला क्लॉकवाइज पर कौन सा पड़ा, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में देखेंगे तो घड़ी की सुई की दिशा में पहले 3 पड़ा और यहां पहले 2 पड़ा। चूंकि यहां 2 है और यहां 3 है, इसलिए 2 के अपोजिट 3 होगा। उसी तरह से 6 से दूसरा क्लॉकवाइज में यहां पर गौर करें तो 4 आता है, और 6 से दूसरा क्लॉकवाइज में यहां पर गौर करें तो 5 आता है। क्योंकि दूसरा क्लॉक में यहां 4 आता है और दूसरा क्लॉक में यहां 5 आता है, इसलिए 4 के अपोजिट 5 होगा। फिर से एक बार देखते हैं मेरे साथ सभी, दोनों में कॉमन कौन है, तो 6 मैंने लिख दिया। अब देखिए, इस 6 से पहला घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज में कौन है भाई, तो 2 हमने यहां लिखा 2। फिर दूसरा क्लॉकवाइज में ध्यान देंगे कौन है भाई, तो 4, तो यहां लिखा 4। क्योंकि 6 और 6 कॉमन है दोनों में, इसलिए कॉमन डिजिट 6 से दूसरे डाइस में पहला क्लॉकवाइज पर कौन है, तो 3 है, और दूसरा क्लॉकवाइज पर कौन है, तो 5 है। अब प्रश्नानुसार 6 और 6 कॉमन है, इसलिए 2 के अपोजिट 3 होगा और 4 के अपोजिट 5 होगा। अब मेरे साथ सभी, अगर 4 के अपोजिट 5 हो और 2 के अपोजिट 3 हो, तो जो सतह बच गया वो 6 के अपोजिट हो जाएगा। इसमें बचा कौन, तो 1, इसलिए 6 के अपोजिट 1 होगा और हम लोग कंक्लूजन निकाल के रख देंगे। मेरे साथ फिर से, दोनों में कॉमन कौन, 6 से पहला क्लॉकवाइज पर 2, यहां पहला क्लॉकवाइज पर 3, इसीलिए 2 इज अपोजिट टू 3। 6 से दूसरा क्लॉकवाइज पर 4, यहां दूसरा क्लॉकवाइज पर 5, इसलिए 4 के अपोजिट 5 होगा। जब 2 के अपोजिट 3 होगा, 4 के अपोजिट 5 होगा, तो जो बच गया वो 6 के अपोजिट हो जाएगा और 6 के अपोजिट 1 होगा। बना करके हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। आए मॉडल नंबर 2 पर चलते हैं। इन दोनों में 3 भी कॉमन है और इन दोनों में 5 भी कॉमन है। हमेशा याद रखेंगे, जितना डिजिट कॉमन होगा उतना डिजिट हिडन होगा। अगर यहां पर 3 और 5 दोनों में कॉमन है, 2 डिजिट कॉमन है, यानी 2 डिजिट इसमें पीछे छुपा हुआ है। और हमेशा याद रखेंगे, कॉमन डिजिट के विपरीत तरफ हिडन डिजिट होगा और हिडन डिजिट के विपरीत तरफ कॉमन डिजिट होगा। मेरे साथ सभी, इन दोनों में 3 और 5 कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। अब ढूंढो कि इसमें कौन है जो नहीं आया हुआ है, तो नहीं आया, 1 इसमें नहीं आया हुआ है और 4 भी इसमें नहीं आया हुआ है। मतलब 1 और 4 दोनों पीछे की तरफ है।
और आप हमेशा याद रखना कि कॉमन के विपरीत हिडन होता है और हिडन के विपरीत कॉमन होता है। मेरे साथ सभी, चूंकि 3 और 5 कॉमन है तो कोई पूछे 3 के विपरीत क्या होगा। चूंकि 3 कॉमन है तो कॉमन के विपरीत हिडन होगा, जो इसमें आया हुआ नहीं हो वही होगा। तो आया हुआ ना 1 है ना 4 है, इसलिए आंसर होगा कि 3 के विपरीत या तो 1 होगा या 4 होगा। उसी तरह से कोई पूछे 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 एक कॉमन डिजिट है और कॉमन के विपरीत हिडन होता है। कौन है जो इसमें नहीं आया हुआ है, तो कोई पूछे 5 के विपरीत क्या होगा, तो यहां आंसर देना 1 या 4 होगा, क्योंकि 1 और 4 इसमें आया हुआ नहीं है। कोई पूछे 1 के विपरीत क्या होगा, 1 इसमें नहीं आया हुआ है, मतलब वो पीछे की ओर है, छुपा हुआ है, और हिडन के अपोजिट हमेशा कॉमन होता है। तो कोई पूछे 1 के विपरीत, तो आंसर देना 3 या 5, क्योंकि 3 और 5 दोनों कॉमन है। कोई पूछे आपसे कि 4 के विपरीत क्या होगा, ऐसा पूछे, तो 4 इसमें आया हुआ नहीं है, मतलब वो पीछे की ओर छुपा हुआ है, हिडन है, और हिडन के अपोजिट हमेशा कॉमन होता है। तो कॉमन कौन कौन है भाई, तो 3 या 5, ये उसके विपरीत हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जितना डिजिट कॉमन होगा उतना ही डिजिट हिडन होगा, कॉमन के विपरीत हमेशा हिडन होगा और हिडन के विपरीत हमेशा कॉमन होगा। और ये जो दोनों सतह बच जाएंगे ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी 2 के अपोजिट कोई पूछे तो आंसर हम लोग 6 देंगे। यही एकमात्र इसमें निश्चित कंक्लूजन निकलता है, बाकी कोई निश्चित कंक्लूजन हम इसमें से ड्रॉ नहीं कर सकते। फिर से रिपीट करते हैं, इन दोनों में कॉमन कौन है, तो 6 से पहला क्लॉकवाइज 2, यहां पहला क्लॉकवाइज 3, इसलिए 2 के अपोजिट 3 होगा। 6 से दूसरा क्लॉकवाइज 4, यहां दूसरा क्लॉकवाइज 5, इसलिए 4 के अपोजिट 5 होगा। 2 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 5, अतः जो बच गया वो 6 के अपोजिट होगा, यानी 6 के अपोजिट 1 होगा। इनमें 2 डिजिट कॉमन है और मैंने बताया था जितना डिजिट कॉमन उतना डिजिट हिडन, पीछे की ओर है। तो इसमें 2 डिजिट कॉमन है तो 2 डिजिट पीछे की ओर है, और कॉमन के विपरीत हमेशा हिडन होगा और हिडन के विपरीत कॉमन होगा। चूंकि 3 इसमें कॉमन है तो उसके अपोजिट हिडन वाला होगा, यानी 1 और 4। 5 इसमें कॉमन है, इसलिए उसके अपोजिट 1 या 4 होगा। उसी तरह से पूछे आपसे कि बता 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 चूंकि हिडन है तो उसके अपोजिट कॉमन होगा, यानी 3 या 5 होगा। उसी तरह से पूछे 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 इसमें हिडन है तो हिडन के अपोजिट कॉमन होगा, 3 या 5। अब ये जो दोनों बच गए, इन दोनों में 2 और 6, ये ऑलवेज एक दूसरे के अपोजिट होंगे और यह एक डेफिनेट कंक्लूजन हम उसमें से निकाल सकते हैं। आए मॉडल नंबर 3 पर। इन दोनों डाइस में कोई भी सतह कॉमन नहीं है, ना इसमें का कोई इसमें है और ना इसमें का कोई इसमें है। अब ऐसे में हम क्या एक्शन ले, ध्यान लगाएंगे सभी आदमी। चूंकि इनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो पहले डाइस के किसी डिजिट के विपरीत पूछा जाए, पहले डाइस के किसी डिजिट के विपरीत पूछा जाए तो दूसरे डाइस का कोई भी अंक हो सकता है, और दूसरे डाइस के किसी डिजिट के विपरीत पूछा जाए तो पहले डाइस का कोई भी अंक हो सकता है। एग्जांपल, आपसे कहे 1 के अपोजिट क्या होगा, तो चूंकि 1 इसमें है इसलिए आंसर होगा 2 या 4 या 6। उसी तरह से पूछे 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 इसमें है तो आंसर होगा 2 या 4 या 6। कोई पूछे 5 के अपोजिट क्या होगा, तो चूंकि 5 इसमें है इसलिए इसका कोई भी हो सकता है, 2 या 4 या 6। कोई आपसे पूछे 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, चूंकि 2 इसमें है इसलिए 1 भी हो सकता, 3 भी हो सकता और 5 भी, इसका कोई भी हो सकता है।
कोई पूछे 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 चूंकि इसमें है, इसका कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता, 3 भी हो सकता और 5 भी हो सकता। कोई पूछे 6 के अपोजिट क्या होगा, चूंकि 6 इसमें है इसलिए 6 के अपोजिट 1 भी हो सकता, 3 भी हो सकता और 5 भी हो सकता। पहले डाइस के किसी डिजिट के विपरीत पूछा जाए तो दूसरे का कोई भी हो सकता, और दूसरे के विपरीत पूछा जाए तो पहले का कोई भी हो सकता है। आ जाए चौथे मॉडल पर, गौर करें, इनमें और इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन प्रश्न में एक शर्त है कि यदि 2 के विपरीत 1 होता तो 4 के विपरीत क्या होता, ऐसा क्वेश्चन पूछे। चूंकि शर्त इसमें दिया गया है इसलिए इसका नाम कंडीशनल है, और कंडीशनल प्रॉब्लम को हम लोग कंडीशन के बेस पर ही बनाते हैं। तो प्रश्नानुसार 2 के विपरीत क्या है, 1 है, तो देखो रास्ता इसने दे दिया कि 2 के विपरीत क्या है, 1 है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2, चूंकि 2 के विपरीत 1 है, और यहां लिखेंगे 1। अब देखें इस 2 से पहला क्लॉकवाइज कौन है, यानी शर्त से पहला क्लॉकवाइज कौन है, घड़ी की सुई के दिशा में 4 है। और 2 से दूसरा क्लॉकवाइज में कौन है, तो यहां पर 3 दिया हुआ है। अब आ जाए इससे इस पर, चूंकि प्रश्नानुसार 2 इज अपोजिट टू 1, 2 के विपरीत 1 है, तो ध्यान देंगे। अब 1 से शुरू करें, 1 से पहला क्लॉकवाइज कौन है, तो 6 है। 1 से दूसरा क्लॉकवाइज कौन है, तो 5 है। अब गौर करें, प्रश्नानुसार 2 के विपरीत 1 है, ऐसा दिया हुआ है, तो उसके अनुसार 4 के अपोजिट 6 होगा और 3 के अपोजिट 5 होगा। इस तरह से हम लोग कंक्लूजन को ड्रॉ कर देंगे। मैं एक बार रिपीट करता हूं, किसी डबल डाइस में जितने डिजिट कॉमन होते हैं उतने ही डिजिट हिडन होते हैं। कॉमन हमेशा हिडन के अपोजिट होता है और हिडन हमेशा कॉमन के अपोजिट होता है। यदि एक कॉमन हो तो फॉर्मूला क्लॉकवाइज उसमें लगाएंगे और लगा के आंसर निकाल लेंगे। यदि 2 कॉमन हो तो उसमें 2 हिडन भी होगा, और दोनों कॉमन के विपरीत दोनों हिडन, और दोनों हिडन के विपरीत दोनों कॉमन होगा। जो सरफेस उन दोनों में बच जाएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यदि नो कॉमन होगा तो पहले डाइस के डिजिट के विपरीत दूसरे डाइस का कोई भी अंक हो सकता है, और दूसरे डाइस के डिजिट के विपरीत पहले डाइस का कोई भी अंक हो सकता है। चौथा मॉडल कंडीशनल। कंडीशनल में कंडीशन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज मूव करके हम लोग कंक्लूजन को ड्रॉ कर लेते। तो डबल डाइस के इन 4 मॉडल्स को अब हम लोगों ने देखा। आए इस पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। चले, जो हमने सीखा डबल डाइस में उस पर 2 क्वेश्चंस बनाते हैं, कंसंट्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन दोनों डाइस को जब हम लोगों ने गौर किया तो इन दोनों में 6 और 6 कॉमन है। इन दोनों में 6 और 6 कॉमन है, और मैंने 1 कॉमन में क्लॉकवाइज फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए कहा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे। इन दोनों में चूंकि 6 और 6 कॉमन है तो हमने लिख दिया 6 और यहां भी लिख दिया 6। अब ध्यान देंगे सभी, इस 6 से पहला क्लॉकवाइज में कौन बसा है, तो यहां लिखा 2। अब गौर करें, इस 6 से दूसरा क्लॉकवाइज में कौन है, तो 4। बारी आई इस 6 पर। इस 6 से पहला क्लॉकवाइज पर कौन है, 3। और इस 6 से दूसरा क्लॉकवाइज पर कौन है, तो 5। अरे क्लियर। अब ध्यान देंगे, यदि 6 और 6 कॉमन है, जो प्रश्नानुसार है, आप देखो इन दोनों में 6 और 6 कॉमन है। यदि 6 और 6 कॉमन हो
तो ऐसी परिस्थिति में 2 के अपोजिट 3 होगा और 4 के अपोजिट 5 होगा। जब 2 के अपोजिट 3 होगा, 4 के अपोजिट 5 होगा, तो बच गया कौन? तो 1। इसलिए 6 के अपोजिट 1 होगा और इस तरह से हम लोग इसके कंक्लूजन को ड्रॉ कर देंगे। कंसंट्रेट करें क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्यान देंगे, इन दोनों में कॉमन है 6 और इसमें भी कॉमन है 6। आपने गौर किया, दोनों में 6 और 6 कॉमन है। अब 6 का 6 हम लोग लिख देंगे। बताएं 6 से पहला क्लॉकवाइज पर कौन है? ध्यान देंगे सभी, तो 1 है, हमने लिखा यहां पर 1। फिर 6 से दूसरा क्लॉकवाइज पर कौन है? ध्यान देंगे यहां पर, तो यहां मैंने लिखा 2। अब इस 6 से घूमते हुए इस 6 पर आ गए। इस 6 से पहला क्लॉकवाइज में कौन है? तो हमने लिखा 6 और पहला क्लॉकवाइज में चूंकि 3 है इसलिए हमने यहां 3 लिख दिया। और इस 6 से दूसरा क्लॉकवाइज में कौन है? तो 4 है, इसलिए हमने यहां पर 4 लिख दिया। ध्यान देंगे सभी। अब इसमें 6 और 6 कॉमन है, और जब ये कॉमन रहे तो 1 के अपोजिट 3 होगा और 2 के अपोजिट 4 होगा। यदि 2 इज अपोजिट टू 4 एंड 1 इज अपोजिट टू 3, यदि 2 के विपरीत 4 हो, 1 के विपरीत 3 हो, तो बच कौन गया? तो 5 इसमें नहीं आया हुआ है, इसलिए कॉमन के विपरीत 5 हो जाएगा और 6 के विपरीत 5 बना के हम लोग इसके कंक्लूजन को ड्रॉ कर देंगे। स्पष्ट है? नोट कर लेंगे इसे निश्चित रूप से। कट कर। चले पुनः 2 क्वेश्चन और आपके समक्ष में रखता हूं। देखो, इनमें और इनमें कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। कोई भी सतह कॉमन नहीं है। अब देखो, इसमें प्रश्न में एक शर्त दिया हुआ है कि 2 के विपरीत 1 हो तो 5 के विपरीत क्या होगा? आप जानते हैं ऐसे प्रश्नों को कंडीशनल के अंतर्गत देखा जाता, और कंडीशनल में हम लोग क्लॉकवाइज फॉर्मूला का इस्तेमाल करते। मेरे साथ सभी। प्रश्न में कहता है कि 2 के विपरीत 1 है, 2 के विपरीत 1 है। ध्यान देंगे सभी, यहां दिया हुआ है 2 के विपरीत 1 है, इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे 2 के विपरीत कौन है भाई? तो 1 है। अब यहां लिख दिया 2 और यहां लिख दिया 1। 2 से पहला क्लॉकवाइज में कौन है? 4, तो हमने यहां लिखा 4। 2 से दूसरा क्लॉकवाइज में कौन है भाई? तो यहां है 6, तो हमने यहां लिख दिया 6। गौर करेंगे सभी। अब 2 के अपोजिट प्रश्नानुसार 1 है, तो 1 से पहला क्लॉकवाइज में कौन है? 3, तो हमने एरो दे के लिखा यहां 3। अब फिर 1 से दूसरा क्लॉकवाइज में कौन है? 5, तो यहां एरो दे करके हम लोग लिखेंगे 5। ध्यान देंगे सभी। प्रश्नानुसार 2 के विपरीत 1 है, तो 4 के विपरीत 3 होगा और 5 के विपरीत 6 होगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे 5 के विपरीत 6 होगा और निकाल के आंसर दे देंगे। कंसंट्रेट करें उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पर। इनमें गौर से देखें, इन दोनों में कॉमन कौन है भाई? तो 4 कॉमन है और बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। और आप जानते हैं सिंगल कॉमन को बनाने का तरीका। गौर करेंगे सभी, हमने 4 का 4 लिखा। इन 4 से पहला क्लॉकवाइज पर कौन होगा? तो 5 होगा। और इस 4 से दूसरा क्लॉकवाइज पर कौन होगा? तो 3 होगा। अब इस 4 से हम इस 4 पर आ जाएंगे। इस 4 से पहला क्लॉकवाइज पर गौर करेंगे सभी, कौन है? तो 2 है। इस 4 से दूसरा क्लॉकवाइज पर कौन है? तो 6 है। अब 4 और 4 क्या है भाई? ये 4 और 4 कॉमन है, इसलिए 5 के अपोजिट
2 होगा और 3 के अपोजिट 6 होगा। क्योंकि 3 के अपोजिट 6 है, 5 के अपोजिट 2 है, अब इनमें बच कौन गया? तो 1 का प्रयोग इसमें कहीं नहीं है, इसलिए 1 4 के अपोजिट हो जाएगा और इस तरह से हम लोग कंक्लूजन को ड्रॉ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, फिर से डबल डाइस पर हम लोग जो आइडिया सीखे हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इन दोनों को गौर से देखिए, इन दोनों में 5 भी कॉमन है और इन दोनों में 4 भी कॉमन है। हमें पता है 2 कॉमन का आइडिया जितना कॉमन होगा उतना हिडन होगा, छुपा हुआ होगा। क्योंकि इसमें 2 डिजिट कॉमन है, 4 और 5, इसलिए 2 डिजिट पीछे छुपा हुआ होगा, हिडन होगा। गौर से देखे हिडन कौन कौन है, तो इनमें 1 कहीं भी नहीं आया है। गौर से देखे इसमें 2 भी कहीं नहीं आया है, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, लेकिन 1 और 2 कहीं नहीं आया है। तो 4 और 5 चूंकि कॉमन है तो 1 और 2 हिडन है। और आपको पता है कॉमन के विपरीत हिडन होता है और हिडन के विपरीत कॉमन होता है। कोई आपसे पूछे 4 के विपरीत, तो चूंकि 4 कॉमन है इसलिए हिडन 1 या 2 होगा। कोई पूछे 5 के विपरीत, तो चूंकि 5 कॉमन है इसलिए हिडन 1 या 2 होगा। कोई आपसे पूछे 1 के विपरीत क्या होगा, 1 इनमें आया हुआ नहीं है, हिडन है, और हिडन के विपरीत कॉमन होगा, यानी 5 या 4 होगा। कोई पूछे 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 भी इसमें नहीं है, वो हिडन है और हिडन के विपरीत कॉमन होगा, इसलिए 5 या 4 होगा। अब कोई पूछे आपसे कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो मैंने बताया था कि बचा हुआ सतह के अपोजिट होता है, यानी 3 के विपरीत कोई आपसे पूछे तो आंसर होगा 3 इज अपोजिट टू 6। 3 के विपरीत 6 होगा, बना के हम लोग आंसर दे देंगे। ऐसे क्वेश्चन में अगर कोई पूछे कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो आपने आंसर निकाला 5 या 4, लेकिन विकल्प में 4 नहीं हो, सिर्फ 5 हो, तो आंसर 5 देंगे। विकल्प में 5 नहीं हो, सिर्फ 4 हो, तो आंसर 4 देंगे। आंसर हमारा 5 या 4 होगा। अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन पर जाएंगे और कंक्लूड करेंगे कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखें। मेरे साथ सभी इनको गौर से देखो, इनमें कोई भी सतह कॉमन हमें नहीं लग रहा है। इसमें 1 है, 6 है, 2 है, इसमें 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी सतह कॉमन नहीं है। और जब कोई भी सतह कॉमन नहीं हो तो पहले डाइस के किसी डिजिट के विपरीत पूछा जाए तो दूसरे का कोई भी होगा, दूसरे के विपरीत पूछा जाए तो पहले का कोई भी होगा। आपसे पूछे कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो चूंकि 1 यहां पर है इसलिए आंसर इसका 3 भी हो सकता, 4 भी हो सकता और 5 भी हो सकता। कोई आपसे पूछे 5 के विपरीत क्या होगा, 5 इसमें है इसलिए आंसर इसका 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 6 भी हो सकता। अगर कोई कॉमन नहीं हो तो ऐसी परिस्थिति में पहले डाइस के अपोजिट दूसरे का कोई भी हो सकता और दूसरे के अपोजिट पहले का कोई भी हो सकता। इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों की समीक्षा करेंगे। चले क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 पर 2 और प्रश्न को इस मॉडल में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गौर से देखिए, इनमें कॉमन है 6 और सिंगल कॉमन को बनाने का आइडिया हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 6 का 6 लिखेंगे। पहला क्लॉकवाइज पर कौन है 3, तो एरो दे करके यहां 3 लिखेंगे। दूसरा क्लॉकवाइज पर कौन है 2, तो एरो दे करके यहां हम लोग 2 लिखेंगे। इस 6 से इस 6 पर चले आएंगे। इस 6 से पहला क्लॉकवाइज पर कौन है, तो 1 है, हम यहां 1 लिखेंगे। इस 6 से दूसरा क्लॉकवाइज पर कौन है 5, तो यहां पर एरो दे के 5 लिखेंगे।
ये 6 और 6 कॉमन है, तो प्रश्नानुसार आप जानते हैं कि 3 के अपोजिट 1 होगा और 2 के अपोजिट 5 होगा। क्योंकि 2 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 1 है, तो कोई पूछे 6 के अपोजिट क्या होगा, तो आपको पता है 6 के अपोजिट जब 3 का अपोजिट 1 हुआ, 2 के अपोजिट 5 हुआ, तो जो बच जाएगा वो 6 के अपोजिट हो जाएगा। तो चूंकि बचा हुआ 4 है, इसलिए 6 के अपोजिट 4 होगा और हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। गौर से देखिए, इनमें 3 भी कॉमन है और इनमें 2 भी कॉमन है, और मैंने बताया था जितना डिजिट कॉमन उतना डिजिट हिडन। अब गौर से देखें, इनमें 1 कहीं नहीं आया है, 5 कहीं भी नहीं आया है, तो 1 और 5 दोनों पीछे की ओर है। और आप जानते हैं कॉमन के विपरीत हिडन और हिडन के विपरीत कॉमन। कोई पूछे 3 के विपरीत क्या होगा, तो चूंकि 1 और 5 आया हुआ नहीं है, इसलिए आंसर होगा ये 1 या 5। कोई पूछे 2 के विपरीत क्या होगा, 2 चूंकि हिडन है तो इसके विपरीत भी, सॉरी 2 कॉमन है, इसलिए इसके विपरीत भी होगा 1 या 5। आपसे कोई पूछे 1 के विपरीत क्या होगा, 1 हिडन डिजिट है और हिडन के अपोजिट कॉमन होगा, तो आंसर होगा 2 या 3। कोई पूछे 5 के अपोजिट क्या होगा, अब देखो 5 इसमें कहीं नहीं है, हिडन है, तो आंसर इसका होगा 2 या 3। ये दोनों जो बच गए ये ऑलवेज एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 6 के अपोजिट 4 होगा, और इस तरह से हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। आज के इस क्लास में हम सब ने कुछ चीजों को सीखा, फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा सिंगल डाइस। सिंगल डाइस में 2 चीज सीखा, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। किसी सिंगल डाइस के अगल बगल के 2 सतह को जोड़ने पर यदि 7 नहीं आए तो ऐसे डाइस को स्टैंडर्ड डाइस कहते, और किसी स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता। अगर अगल बगल जोड़ने पर 7 आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, और किसी नॉन स्टैंडर्ड डाइस में 2 तरह के अंकों का उपयोग होता। जो सामने में होते उनको हम लोग फ्रंट कहते, जो छुपा हुआ है उसको हम लोग हिडन कहते। अब फ्रंट के अपोजिट हिडन वाला कोई भी हो सकता है और हिडन के अपोजिट फ्रंट वाला कोई भी हो सकता है। उसका कोई डेफिनेट आंसर हम ड्रॉ नहीं कर सकते, वहां ऑप्शन पर जाना होगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, सिंगल डाइस के आइडियाज को डबल डाइस में कभी भी प्रयोग ना करें। वो सिर्फ सिंगल के लिए है, डबल के लिए उसमें नहीं है। डबल में हमने 4 तरह के आइडियाज आपको दिए। यदि दोनों में 1 कॉमन हो तो क्या करें, मैंने बताया था उस कॉमन के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज मूव करेंगे और हम लोग आंसर को निकाल देंगे। यदि 2 कॉमन हो तो जितना कॉमन होगा उतना हिडन होगा। अगर 2 कॉमन होगा तो 2 हिडन होगा, और कॉमन के विपरीत हिडन होगा और हिडन के विपरीत कॉमन होगा। उन दोनों में जो एक सिंगल बच गया वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगा। तीसरा मॉडल हमने बताया, जब नो कॉमन हो, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं हो, तो पहले डाइस के अपोजिट दूसरे का कोई भी होगा और दूसरे के अपोजिट पहले का कोई भी होगा। इसका कोई निश्चित सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ऑप्शन से हम लोग देखेंगे। और अगर कंडीशनल हो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्लॉकवाइज मूव करके इसके कंक्लूजन को ड्रॉ कर देंगे। देखो, वीडियो को पॉज कर करके एक एक चीज को बखूबी समझो, उसकी प्रैक्टिस करो, कॉपी में नोट करो। रोज 2-2 आइडियाज सीखेंगे और रोज 2-2 आइडिया पर कमांड करेंगे। इसी के साथ यह हमारा पहला क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।